ईशानी जानती थी कि उसके पिता ने सिर्फ उसी की खातिर दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इतने बरसों बाद उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर नीलिमा के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती देख उसके मन में उनके लिए नफरत क्यों पनपने लगी। आज मैंने वो सब देखा जिसे देखने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज से घर लौटते समय मुझे पापा अपनी कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वो औरत पापा से बात कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो पापा के बेहद करीब थी। 10 साल पहले जब मेरी माँ की मौत हुई थी, तब सारे रिश्तेदारों ने पापा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, लेकिन पापा ने सख्ती से मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी ईशानी के लिए दूसरी माँ किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा। और पापा अपने वादे पर अब तक कायम रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो एक औरत के करीब होकर मेरे वजूद को उपेक्षा की गर्म सलाखों से भेद रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मम्मी और पापा के बीच कभी नहीं बनी थी। मम्मी के ख़ानदान के मुकाबले में पापा के ख़ानदान की हैसियत कम थी, इसलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयान करके पापा को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थीं। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि जब पापा और मम्मी के विचार आपस में मिलते नहीं थे, तब पापा ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाया था। कॉलेज से घर आते ही काकी माँ ने मुझे चाय के लिए पूछा, तो मैं उन्हें मना कर अपने कमरे में आ गई और अपने आंसुओं से तकिए को भिगोने लगी। 5 बजे के आसपास पापा का फ़ोन आया तो मैं अपने गुस्से पर ज़बरन काबू पाते हुए बोली, पापा इस वक्त आप कहाँ हैं? बेटे, इस वक्त मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ। पापा बड़े प्यार से बोले। आपके साथ कोई और भी है? मैंने शक भरे अंदाज में पूछा। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ कोई और भी है? क्या तुम्हें फ़ोन पर किसी की खुशबू आ गई? पापा हंसते हुए बोले। हाँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए, कौन है आपके साथ? देखा तुमने नीलिमा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि पापा के साथ कार में बैठी औरत का नाम नीलिमा है। जनाब, यहाँ आप गलत फरमा रहे हैं। पापा के मोबाइल से मुझे एक औरत की खनकती आवाज़ सुनाई दी। अब वो आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। उस औरत का ये जुमला जहरीले तीर की तरह मेरे सीने में लगा। एकाएक मेरे दिमाग की नसें तनने लगीं और मेरा जी चाहा कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। ईशानी बेटे, तुम लाइन पर तो हो ना? मुझे पापा का बेफिक्री से भरा हुआ स्वर सुनाई दिया। हाँ, मैं बेजान स्वर में बोली, पापा ये सब क्या हो रहा है? आपके साथ कौन है? बेटे, मैं तुम्हें घर आकर सब बताता हूँ। इसी के साथ पापा ने फ़ोन काट दिया और मैं सोचती रह गई कि ये नीलिमा कौन है? ये पापा के जीवन में कब और कैसे आ गई? पापा और नीलिमा के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। 7 बजे शाम को काकी माँ ने मुझे उठाया और चिंतित स्वर में बोली, बेटी ईशानी, क्या बात है? आज तुमने चाय नहीं पी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी माँ, मेरी तबीयत ठीक है। पापा आ गए? मैंने पूछा। हाँ, और वो तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। इतना कहकर काकी माँ कमरे से बाहर निकल गईं। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में आई तो मुझे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे मैंने आज पापा के साथ उनकी कार में देखा था। नीलिमा, ये है मेरी बेटी ईशानी। पापा उस औरत से मेरा परिचय कराते हुए बोले। न चाहते हुए भी मेरे हाथ नमस्कार करने की मुद्रा में जुड़ गए। जीती रहो। वो खुद ही उठकर मेरे करीब आ गईं और फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यारा चुंबन अंकित कर दिया। अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो। नीलिमा, ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है। पापा हंसते हुए बोले। पापा के ये शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में उतरते चले गए। मेरा जी चाहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं और खूब फूट फूट कर रोऊं। आखिर पापा ने मेरे विश्वास का खून जो किया था। बेटी, तुम
करती क्या हो? नीलिमा जी ने मुझे अपने साथ बैठाते हुए पूछा। उस वक्त मेरी हालत बड़ी अजीब सी थी। जिस औरत से मुझे नफ़रत करनी चाहिए थी, वो औरत मेरे वजूद पर अपने आप छाती जा रही थी। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगी। हम दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। काकी माँ, देखो तो कौन आया है। पापा ने काकी माँ को आवाज़ दी। मैं जानती हूँ कौन आया है। काकी माँ ने वहाँ चाय की ट्रॉली के साथ कदम रखा। अरे काकी माँ, आप? नीलिमा उन्हें देखते ही खड़ी हो गईं। चाय की ट्रॉली मेज़ पर रखकर काकी माँ उनकी तरफ बढ़ी। फिर दोनों प्यार से गले मिली तो मैं दोनों को उलझन भरी निगाहों से देखने लगी। नीलिमा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था, ये बात तो मैं समझ गई थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथों में नहीं आ रहा था। काकी माँ, आप इन्हें जानती हैं? मैंने हैरत भरे स्वर में काकी माँ से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही पापा बोल पड़े। बेटी, नीलिमा जी का इस घर से गहरा संबंध रहा है। हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तभी नीलिमा जी ने पापा को इशारा किया तो पापा ने फ़ौरन अपनी बात पलटी और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब मेरी समझ में कुछ आने लगा था कि मम्मी पापा के बीच ऐसा क्या था जो वे एक दूसरे से बात करना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करते थे। निस्संदेह पापा शादी से पहले इसी नीलिमा जी को प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान मैंने नीलिमा जी से काफ़ी बातें की। वो बहुत ज़हीन थीं। वो हर विषय पर खुलकर बोल सकती थीं। उनकी नॉलेज को देखकर मेरी उनके प्रति कुछ देर पहले जमी नफ़रत की बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगी। उनकी बातों से मुझे ये भी पता चला कि वो एक प्रोफेसर थीं। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका अपना कहने को इकलौता बेटा रोहन था, जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। रात का डिनर करने के बाद जब नीलिमा जी गईं तो मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ औरतों की भ्रुकुटियों में संसार भर की राजनीति की लिपि होती है। जब उनकी पलकें झुक जाती हैं तो न जाने कितने सिंहासन उठ जाते हैं, और जब उनकी पलकें उठती हैं तो न जाने कितने राजवंश गौरव से गिर जाते हैं। नीलिमा जी भी शायद उन्हीं औरतों में से एक थीं। तभी पापा ने दूसरी शादी न करने की जो कसम खाई थी, उसे आज वो तोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होते। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस उम्र में पापा नीलिमा जी से शादी करके दीन दुनिया की नज़रों में उपहास का पात्र बने। सुबह फ़ोन की घंटी से मेरी आँख खुली। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे नीलिमा जी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी जी, मैं ज़रा संभल कर बोली। आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए मैं देर तक सोने का मज़ा लेना चाह रही थी। इसका मतलब मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। सॉरी बेटे। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए, कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम मेरे घर आ जाओ, हम खूब बातें करेंगे। सच कहूँ तो बेटे, कल तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आंटी, पापा की इजाज़त के बिना मैंने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूँगी, वो बड़े हक से बोली। वो मना नहीं करेंगे। उस पल ज़हन में एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि जिससे मुझे बेहद नफ़रत होनी चाहिए, मैं धीरे धीरे उसके करीब क्यों होती जा रही हूँ। 1 घंटे बाद मैं नीलिमा जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो मुझे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से सोफे पर बिठाया। इसके बाद वो मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाईं। नाश्ते के दौरान मैंने उनसे पूछा, आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे मिले हुए मुझे अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है। सच कहूँ तो मैं कल से सिर्फ आपके बारे में ही सोचे जा रही हूँ। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ये कहकर मैं उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका और हुनर ड्राइंग रूम से बेडरूम तक हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि वो मुझे मोहब्बतों का आईना जान पड़ा। उनके सलीके और हुनर को देखकर मेरे दिल में एक हुक सी उठ रही थी। मैं सोच रही थी कि काश उनके जैसी मेरी माँ होती। तभी मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा घूम गया। मेरी मम्मी एक मगरूर औरत थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पापा से लड़ते हुए बिताया था। मेरी मम्मी ने बेशक मेरे पापा के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो उनके दिल में जगह नहीं बना पाई थी, जो कि एक स्त्री अपने पति के दिल में बनाती है। अब नीलिमा जी की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह मेरे सामने आ गई थी।
उनके दिल के किसी कोने में मेरे पापा के लिए जगह जरूर थी, लेकिन उन्होंने पापा से शादी क्यों नहीं की थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। शाम होते ही पापा मुझे लेने आ गए। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, पापा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पापा ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा, फिर आहत भाव से बोले, बेटी मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो आज तुम ऐसी बात कह रही हो? तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप नीलिमा जी से प्यार करते हैं ना? मैंने बिना किसी भूमिका के कहा। पापा पहले काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ये सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहते थे और हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला कर चुके थे। ऐसी बात थी तो आपने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मुझे नीलिमा से शादी करने से मना किया था। तब मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भागकर नीलिमा से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त नीलिमा ने मेरा साथ नहीं दिया था। तब उसका यही कहना था कि हमारे माँ बाप के हम पर बहुत एहसान है, हमें उनके एहसानों का सिला उनके अरमानों का खून करके नहीं देना चाहिए, उनकी खुशियों के लिए हमें अपने प्यार का बलिदान करना पड़ेगा। मैंने तब नीलिमा को काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए हमें एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा। कुछ दिन पहले वो मुझे एक पार्टी में नहीं मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता। आज की तारीख में उनका एक बेटा है जिसे नीलिमा के तुम्हारी मम्मी बनने से कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन पापा मुझे ऐतराज़ है, मैं कड़े स्वर में बोली। क्यों? पापा की भवें तन उठी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जग हंसाई हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। पापा सख्ती से बोले, तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा, तुम अपने को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी मम्मी बनने जा रही हैं। उस वक्त मुझे अपने पापा एक इंसान न लगकर एक हैवान लगे थे जो दूसरों की इच्छाओं को अपने नुकीले नाखूनों से नोच नोच कर तार तार कर देता है। 2 दिन पहले ही नीलिमा जी का इकलौता बेटा रोहन लंदन से वापस लौटा तो उन्होंने सबसे पहले उसे मुझसे मिलाया। रोहन के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगी कि वो मेरे सपनों का राजकुमार है। मैंने अपने जीवन साथी की जो कल्पना की थी वो हूबहू रोहन जैसा ही था। कितनी अजीब बात है, जिस बाप को शादी की उम्र की दहलीज पर खड़ी अपनी औलाद के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए, वो बाप अपने स्वार्थ के लिए अपनी औलाद की खुशियों का खून करके अपने सिर पर सेहरा बांधने की सोच रहा है। आज नीलिमा जी खरीदारी के लिए मुझे अपने साथ ले गई थी। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पापा के कहने पर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। शॉपिंग के दौरान जब नीलिमा जी ने एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े और जेवर खरीदे तो मुझे उनसे भी नफरत होने लगी थी। मैंने मन ही मन निश्चय कर अपनी डायरी में लिख दिया कि जिस दिन पापा अपने माथे पर सेहरा बांधेंगे उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। आज मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा है और हंसना भी। रोना इस बात पर आ रहा है कि जो मैंने सोचा था वो होगा नहीं और जो मैंने नहीं सोचा था वो हो गया। ये बात मुझे पता चल गई थी कि पापा को नीलिमा आंटी को मेरी माँ बनाने का फैसला आगे आने वाले दिन 28 नवंबर को करना था और ये विवाह बहुत सादगी से गिने चुने लोगों के बीच ही होना था। 28 नवंबर को सुबह होते ही मैंने खुदकुशी करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि पापा जैसे ही नीलिमा आंटी के साथ 7 फेरे लेंगे वैसे ही मैं अपने कमरे में आकर पंखे से लटक कर फांसी लगा लूँगी। दोपहर को जब मैं अपने कमरे में मायूस बैठी थी तभी काकी माँ ने कुछ सामान के साथ वहाँ कदम रखा और धीमे स्वर में बोली, ये कपड़े तुम्हारे पापा के पसंद के हैं जो कि उन्होंने नीलिमा बेटी से खरीदवाए थे। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। मैं काकी माँ से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो कमरे से बाहर निकल गईं और कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आकर मुझे संवारने लगीं। थोड़ी देर बाद मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहाँ काफ़ी मेहमान बैठे थे। मेहमानों की गहमा गहमी देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सोफे पर बैठी ही थी कि वहाँ नीलिमा जी आ गईं। उनके साथ रोहन नहीं आया था। कुमार जी, हमें इजाज़त है? उन्होंने पापा से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखिएगा।
पापा भावुक स्वर में बोले। तभी वहाँ रोहन ने कदम रखा जो दूल्हा बना हुआ था। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उलझन भरी निगाहों से पापा की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नीलिमा आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से नीलिमा आंटी तुम्हारी मम्मी हैं, इन्हें हमेशा खुश रखना। एकाएक मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं पापा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर मैं रोहन की हमसफ़र और नीलिमा जी की बेटी बन गई।